जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यू को, और लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू को सॉल्व किया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्जाम की डेट आ गई है, सिटी सेंटर भी दे दिया गया है और स्कूल को भी दे दिया गया है। 3 तारीख को आपका फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में पेपर होने वाला है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो है जो भी हमारे पास टाइम है, आज हम जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी और जो टाइम बचेगा उससे रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट इज यानी स्टेट जो है आपका, यानी जो आपका राज्य है, ठीक है, वो एक प्रकार से क्या है, स्टेट क्या होता है। ठीक है, स्टेट एक कल्चरल कंसेप्ट है, एक सांस्कृतिक संकल्पना है, हिस्टोरिक कंसेप्ट है, जियोग्राफिकल कंसेप्ट है या पॉलिटिकल कंसेप्ट है। तो आपको बताना है कि जो स्टेट है वो किस प्रकार का कंसेप्ट है। तो स्टेट किस प्रकार का कंसेप्ट है, इसका राइट आंसर क्या है, स्टेट आपका एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, एक राजनीतिक संकल्पना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फ्रंटियर इज डिस्क्राइब। आप जो फ्रंटियर होता है हम लोगों ने पढ़ा था बाउंड्री और फ्रंटियर के बारे में पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। तो कह रहा है फ्रंटियर को किसके रूप में डिस्क्राइब करते हैं। यह एक एक्यूमेन होता है, एक्यूमेन नॉन एक्यूमेन आपको पता होगा। नेचर ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसकी जो प्रकृति होती है तो कुछ सरकार की तरह होती है कि सरकार का यहाँ पर इंटरफेरेंस होता है। ये प्रकार से कल्चरल होता है या एक प्रकार से हिस्टोरिकल होता है। आपको बताना है कि जो आपका फ्रंटियर होता है वो किस रूप में उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फ्रंटियर कैसा होता है, फ्रंटियर एक तरह से आपका क्या होता है, एक्यूमेन होता है। क्या होता है, एक्यूमेन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है boundaries that are allocated and delimited before significant settlement in area called। ये कह रहा है कि जो बाउंड्री होती है, ठीक है, वो बाउंड्री जो क्या होती है पहले से निर्धारित होती है। किसके पहले से, जब वहां पर सेटलमेंट बना नहीं था, यानी उस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे जिसका निर्धारण पहले से हो चुका है, बिफोर यहां तक कि वहां पर किसी प्रकार का सेटलमेंट नहीं पाया गया था। यानी किसी ये कोई मान लीजिए बाउंड्री खींची गई, लेकिन ये बाउंड्री तब खींची गई है जब यहां पर किसी भी प्रकार का अधिवास सेटलमेंट नहीं पाया गया था। उसके पहले ही यहाँ बाउंड्री डिसाइड हो चुकी थी। तो इस प्रकार के बाउंड्री को क्या नाम दिया जाएगा, एंटीसीडेंट बाउंड्री, पूर्ववर्ती बाउंड्री, सब्सिक्वेंट बाउंड्री, परवर्ती बाउंड्री, सुपर इम्पोज या रेलिक्ट बाउंड्री। यानी केवल अब वो अवशेष रह गया है और कुछ नहीं रह गया है। तो आपको बताना है कि सेटलमेंट के बसाव के पहले ही, अधिवास के बसाव के पहले से ही जो बाउंड्री डिटरमाइन कर दी जाती है, ठीक है, डिलिमिट कर दी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ए। यानी ऐसी बाउंड्री जो पहले से निर्धारित होती है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट बाउंड्री, लाइक यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट बाउंड्री। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है, ठीक है, उसको किस रूप में जाना जाता है। ये एक सब्सिक्वेंट बाउंड्री है, सुपर इम्पोज बाउंड्री है, रेलिक्ट बाउंड्री है या एंटीसीडेंट बाउंड्री है। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी विवादित क्वेश्चन रहा है आपके एनटीए का। एनटीए हर साल इसका उत्तर अलग अलग माना है। और अगर हम लास्ट ईयर देखें, लास्ट ईयर जो रिसेंट में पेपर हुआ था, इसके पहले वाले ईयर में, ठीक है, जो पेपर हुआ है तो उसमें जो इसका आंसर माना गया है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है, 2 आंसर माना गया था। एक सब्सिक्वेंट भी माना गया था और एक माना गया था सुपर इम्पोज बाउंड्री। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुपर इम्पोज भी मानता है और कैसा मानता है, सब्सिक्वेंट भी माना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेलिक्ट बाउंड्री इज, यानी जो रेलिक्ट बाउंड्री होती है, रेलिक्ट को हिंदी में बोलते हैं अवशेष। यानी क्या रह गया है, वो केवल एक स्मृति चिन्ह रह गया है, किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं है। तो रेलिक्ट बाउंड्री किसे कहते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है डिमार्केटेड बिफोर सिग्निफिकेंट सेटलमेंट इज
यानी एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसका निर्धारण कब होता है, सेटलमेंट के पहले ही हो जाता है, यानी वहां पर किसी प्रकार का सेटलमेंट नहीं पाएगा, उसके पहले ही हो गया, उसको रिलीफ बाउंड्री बोलते हैं। ऑप्शन बी है डिमार्केटेड आफ्टर सिग्निफिकेंट सेटलमेंट इन एरिया, यानी इस बाउंड्री का निर्धारण तब होता है जब सेटलमेंट का निर्माण कहीं पर हो जाता है। सी कह रहा है इम्पोज्ड बाय एन आउटसाइड पावर, यानी कोई बाहरी शक्तियां हैं, उन्होंने बाउंड्री आपके ऊपर क्या कर दी है, इम्पोज कर दी है, थोप दी है। अगला है eliminated ड्यू टू द इंटीग्रेशन ऑफ कंसर्न नेशन स्टेट, यानी ऐसी बाउंड्री जो एलिमिनेट हो चुकी है, लगभग समाप्त हो चुकी है। क्यों समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जिनके बीच में झगड़ा था नेशन स्टेट के बीच में, उसमें आपस में क्या हो गया है, इंटीग्रेशन हो गया है, एकीकरण हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका डी, क्योंकि रेलिक बाउंड्री क्या होती है, एक प्रकार की अवशेष बाउंड्री है, जैसे बर्लिन की दीवार, ठीक है, जो आपको पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में दीवार बनाई गई थी, वो एक प्रकार से रेलिक बाउंड्री का एग्जांपल है, क्योंकि अब वो दीवार नहीं, वो गिरा दी गई है, एलिमिनेट कर दी गई है, क्योंकि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी था उसके बीच में क्या हो गया है, इंटीग्रेशन हो गया है। तो राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गेट टू हार्टलैंड, यानी जो आपका हार्टलैंड है उसका एक प्रकार से गेट क्या है, दरवाजा क्या है। ऑप्शन है स्टेपी लैंड वेस्टर्न यूरोप, स्टेपी लैंड ईस्टर्न यूरोप, सवाना ऑफ यूरोप, आर्कटिक ओशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका स्टेपी लैंड ऑफ ईस्टर्न यूरोप, यानी स्टेपी लैंड का मतलब है जो स्टेपी घास के मैदान बड़े बड़े, उसी एरिया को स्टेपी लैंड कहते हैं, ठीक है। ये स्टेपी लैंड ऑफ ईस्टर्न यूरोप जो है, ये क्या है, ये आपका जो हार्टलैंड है, मैकेंडर के द्वारा हार्टलैंड थ्योरी दी गई थी, उसका क्या है, प्रकार से प्रवेश द्वार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी आर ट्रेस्ड टू, यानी जो पॉलिटिकल जियोग्राफी है उसकी एक तरह से अगर देखा जाए ओरिजिन कहां से हुई या उसके प्रोपाउंडर कौन है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है हाउसहोफर, रुडोल्फ जेलन, आरजे जॉनस्टन, रेडजल। तो आपको बताना है कि जो आपके पॉलिटिकल जियोग्राफी ओरिजिन है वो इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रेडजल। क्या हो जाएगा, रेडजल इज द राइट ऑप्शन। रेडजल को ही फादर ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो पुस्तक थी पॉलिटिक्स जियोग्राफी 1897 में, वहीं से पॉलिटिकल जियोग्राफी की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। तो राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है In which one of the following book या works did Mackinder in 1999 renamed his theory of pivot area as heartland? ये कह रहा है कि 1919 में मैकेंडर की किस ने क्या किया था कि जो थियरी ऑफ पाइवट एरिया का जो कंसेप्ट दिया था, ठीक है, इन्होंने पाइवट एरिया का जो कंसेप्ट दिया था 1904 में, उसको चेंज करके उसका नाम क्या रख दिया, हार्टलैंड रख दिया। क्या रख दिया, हार्टलैंड। तो ये काम जो उन्होंने किया था मैकेंडर महोदय ने, वो किस किताब में किया था। ऑप्शन है वर्ल्ड वॉर एंड जियोग्राफी में, द डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी में, द राउंड वर्ल्ड एंड द बिगिनिंग ऑफ द पीस में, या फॉरेन अफेयर्स में। तो आपको बताना है कि पाइवट एरिया का नाम बदलकर 1919 में इन्होंने हार्टलैंड रख दिया था। तो ये बात इन्होंने किस किताब में की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर, द डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी में इन्होंने क्या किया था, ये काम किया था। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन थियरी ऑफ स्टेट वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी सॉरी ओरिजिन नहीं ऑर्गेनिक है, यानी जो राज्य का जैविक सिद्धांत है, ऑर्गेनिक थियरी है, इसमें राज्य को एक जीव की तरह बताया गया है कि जीव जिस प्रकार क्या होता है, या तो घटता है या तो बढ़ता है, ठीक है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार राज्य क्या है, राज्य को जीव की भांति कार्य करना चाहिए, उसको अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, वो संकुचित होकर एक तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी, रेडजल ने, स्पाइकमैन ने, हाउसहोफर ने, या नन ऑफ दीज ने। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका रेडजल महोदय, ठीक है। रेडजल महोदय ने क्या किया था, स्टेट क्या बताया था, स्टेट को बोला था एक ऑर्गेनिक, स्टेट को एक ऑर्गेनिज्म माना था, एक जीव माना था, और इसी के कारण इसका जो प्रभाव हुआ था वो प्रथम इसका प्रभाव जो हुआ वो द्वितीय विश्व युद्ध पे हुआ, और इसका जो सबसे अधिक प्रभाव हुआ था वो किसके ऊपर हुआ था, हिटलर के ऊपर हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि द बुक जियोग्राफी ऑफ पीस इज ऑथर्ड रिटन बाई, यानी जो पुस्तक है जियोग्राफी ऑफ पीस ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है एटी महान, स्पाइकमैन, हाउसहोफर, रेडजर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है स्पाइकमैन। इसी में इन्होंने क्या दिया था? रिमलैंड थ्योरी दी थी जियोग्राफी पीस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Who wrote the book known as the वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोग्राफी, यानी वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोग्राफी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है आपका जी पर्सी के द्वारा, स्टीफन जी जोन्स के द्वारा, जेके राइट के द्वारा, हार्टसोन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जी पर्सी। वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया? जी पर्सी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है Which is the following statement is not true about the state, यानी राज्य के बारे में क्या सही नहीं है? नहीं का चश्मा आपको दिखना चाहिए, वरना यही आपको क्या करेगा? जो कंपटीशन है उससे क्या कर देगा? आपको बाहर कर देगा। ऑप्शन है इट ऑलवेज हैज अ सोशल और कल्चरल, यानी जो राज्य होता है राज्य के पास हमेशा एक सामाजिक या सांस्कृतिक आधार होता है। दूसरा है इट हैज अ टेरिटोरियल बेस, इसका एक क्षेत्र होता है। इट क्लेम्स इंटरनल सोवरेनिटी, इसका जो आंतरिक जो राज्य होता है उसकी अपनी एक आंतरिक संप्रभुता होती है, सोवरेनिटी होती है। इट क्लेम्स सोवरेनिटी इन एक्सटर्नल रिलेशन, यानी इसकी एक बाह्य संप्रभुता होती है, यानी हम किसी प्रकार के अपना अगर हमारा राज्य है, ठीक है, नेशन है, तो हम किसी प्रकार के आंतरिक मामले में निर्णय ले सकते हैं और किसी प्रकार से बाहरी मामले में भी क्या ले सकते हैं? निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, उसी को बोला जाता है सोवरेनिटी। तो इसका राइट आंसर ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये किसी भी राज्य के होने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जो ए ऑप्शन है कि राज्य का एक हमेशा सांस्कृतिक और कल्चरल आधार होता है, ये बात क्या है? बिल्कुल सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल स्कॉलर अपील्ड इन 1949 फॉर अ मोर जियोग्राफिकल पॉलिटिकल जियोग्राफी। ठीक है, 1949 में किस जियोग्राफर ने अ मोर जियोग्राफिकल जियोग्राफी, यानी जो पॉलिटिकल जियोग्राफी है उसमें क्या किया? जियोग्राफी को और जोर दिया। जियोग्राफी में जो पॉलिटिकल जियोग्राफी है उसमें बहुत ज्यादा जोर दिया। ऑप्शन है हार्टसोन, जी पर्सी, आर एच फील्ड, जॉर्ज टी रेनर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हार्टसोन। क्या है? हार्टसोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। एच.जे. मैकेंडर वाज द प्रोफेसर ऑफ व्हिच सब्जेक्ट एट लंदन यूनिवर्सिटी, यानी जो आपके एच.जे. मैकेंडर थे वो लंदन यूनिवर्सिटी में किस विषय के प्रोफेसर थे? ऑप्शन है पॉलिटिकल साइंस के, राजनीतिक विज्ञान के, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका सी, ज्योग्राफी के। यानी जो आपके मैकेंडर महोदय थे ये लंदन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे किस सब्जेक्ट के? ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। हार्टलैंड थ्योरी इज पोस्टुलेटेड बाय, यानी जो हार्टलैंड का कंसेप्ट दिया गया था वो किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है पी जेम्स के द्वारा, एच.जे. मैकेंडर के द्वारा, जी.जे. चिसोल्म के द्वारा, एच.आर. मिल के द्वारा। तो आपको बताना है हार्टलैंड थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी, एच.जे. मैकेंडर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Which one of the following factors affecting more at present to the voting behavior in India, यानी वर्तमान समय में भारत में जो वोटिंग का फैक्टर है, यानी जो वोटिंग है, ठीक है, जो वोट करते हैं आप लोग, तो वोटिंग प्रोसेस को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? ऑप्शन है डेवलपमेंट, विकास, कास्ट सिस्टम, जातीय जो सिस्टम है, ठीक है, एक आपका तंत्र है, रिलीजन बेस, जो आपका धर्म है वो उसको प्रभावित कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जो पुरानी पार्टियां हैं उसके आधार पे आपके यहाँ वोटिंग प्रोसेस प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डेवलपमेंट, यानी विकास यह है भारत में वोटिंग प्रोसेस को सबसे ज्यादा क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, अलग मैटर है कि आप लोग जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल वो जो आप लोग सोच रहे हैं वो सही है व्यवहारिक रूप में, लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है वो क्या है? सैद्धांतिक रूप में सही है। तो बस आपको यही समझना है, आपको कास्ट रिलीजन से मैटर नहीं रखना है, आपको लगाना क्या है? डेवलपमेंट लगाना है। ठीक है, अगला है व्हाट डू यू मीन बाय लेवेंसराम यूज्ड इन पॉलिटिकल जियोग्राफी, यानी जो आपके रेडजन महोदय थे उन्होंने पॉलिटिकल जियोग्राफी में अपने जो लेवेंसराम का शब्द का प्रयोग किया था, तो लेवेंसराम का संबंध किससे है? ऑप्शन है डेड स्पेस से,
लिविंग स्पेस से, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसका राइट आंसर क्या है? लेवेंथ सलाम का लिविंग स्पेस। लेवेंथ सलाम का मतलब ही होता है निवास स्थल या शरण स्थल। तो राइट आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि which of the following significantly weaken the strength of Mackinder geopolitical heartland theory। यानी इसमें से आपको ये बताना है कि जो मैकेंडर महोदय थे, महोदय की जो हार्टलैंड की थियरी थी, ठीक है, उस हार्टलैंड थियरी को किसने वीक किया था, किसने कमजोर बना दिया था? ऑप्शन है असेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। यानी जो है अमेरिका का वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो पूरे दुनिया पे इन्फ्लुएंस था, उसने मैकेंडर की थियरी को कमजोर बना दिया। या एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एरिया के अस्तित्व ने इसको जो है कमजोर बना दिया। ग्रोथ ऑफ सोवियत पावर इन ईस्टर्न यूरोप, जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, उसका जो ईस्टर्न यूरोप पे एक प्रकार से डोमिनेंस था, उसने कमजोर बना दिया। या जर्मनी में जो नाजी का उदय था, उसने इसको कमजोर बना दिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब 1939 में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया, तो उसी समय पूरी दुनिया अमेरिका का लोहा मानने लगी और एक तरीके से पूरी दुनिया दो गुटों में जो बटी हुई थी, ठीक है, वो दो धुरी में बट गई। एक अमेरिका जिसका लीडर था और दूसरा क्या था, जिसका लीडर यूएसएसआर था। और मैकेंडर ने क्या बताया था कि जो हार्टलैंड पे कब्जा कर लेगा वही क्या बनेगा, सुपर पावर बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुपर पावर कौन बन गया? सुपर पावर आपका बन गया अमेरिका। तो अमेरिका ने क्या किया, इनकी जो थियरी थी उसको वीक कर दिया। यही यहां पर क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप एमंग द पावर स्ट्रक्चर, द एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इज टर्न। यानी कह रहा है कि जो रिलेशनशिप है किसके बीच में, पावर के बीच में, ठीक है, इन्वायरमेंट के बीच में और आर्थिक असमानता के बीच में एक प्रकार से जो संबंध है, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन है पॉलिटिकल इकोलॉजी, जीरीमेंडरिंग, इको टेररिज्म या कल्चरल डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, पॉलिटिकल इकोलॉजी, यानी राजनीतिक इकोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। A primary differentiation between a state and nation is that। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि अगर नेशन और स्टेट के बीच में अगर आपको अंतर स्पष्ट करना हुआ तो मुख्य ऑप्शन है पॉलिटिकल। हाँ, यहां पर कह रहा है कि नेशन डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन। तो यहां पर कह रहा है कि जो स्टेट होता है, स्टेट इज अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट, यानी जो स्टेट होता है वो एक प्रकार से पॉलिटिकल उसका एस्पेक्ट होता है। ठीक है, वेयर इज अ नेशन इज अ ह्यूमन ग्रुप, यानी जो नेशन होता है उसको हम ह्यूमन ग्रुप के द्वारा क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। दूसरा है स्टेट इज अ म्यूटेबल कंसेप्ट। ठीक है, नेशन इज अ परमानेंट कंसेप्ट। स्टेट इज अ फिक्स्ड जियोग्राफिकल आइटम, वेयर इज अ नेशन इज नॉट लिंक्ड टू अ टेरिटरी। ठीक है, डी है स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री, वेयर इज अ नेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ पीपल। तो इसमें से बताना है कि कौन सा एक डिफरेंस है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ए इज द राइट आंसर। कि जो आपका नेशन पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखते हैं, सॉरी, स्टेट को एक हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखते हैं, लेकिन जो नेशन होता है उसको किस एस्पेक्ट में देखते हैं? उसको एक प्रकार से हम ह्यूमन ग्रुप के रूप में देखते हैं, ह्यूमन थॉट के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो यही दोनों बेसिकली क्या है, स्टेट और नेशन में अंतर होता है। अगला है 20 नंबर। द स्टेटमेंट इज हु रूल्स ईस्ट यूरोप। ठीक है, कमांड द हार्टलैंड, हु रूल्स द हार्टलैंड, कमांड द वर्ल्ड आइलैंड वाज मेड बाय। यानी जो पूर्वी यूरोप पे शासन करता है वो हार्टलैंड को नियंत्रित करता है, जो हार्टलैंड पे है वो वर्ल्ड आइलैंड को नियंत्रित करता है। तो ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन है मैकेंडर, स्पाइकमैन, अल्फ्रेड महान, एटी महान, विडलेसी। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट आपको बताया गया है ये किस विद्वान ने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, मैकेंडर ने ये बात अपने जो है हार्टलैंड के कंसेप्ट में कही थी। अगला है Which one of the following characteristics features of India फेडरलिज्म डज नॉट हैव जियोग्राफिकल बेस। यानी जो इंडिया में जो फेडरलिज्म है, ठीक है, इंडिया क्या है, फेडरल स्टेट है। तो ये जो फेडरलिज्म है इंडिया में, तो इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसमें कौन सा जो है
जियोग्राफिकल बेस नहीं है, भौगोलिक आधार नहीं है। ऑप्शन ए है वास्ट एरिया ऑफ साइज, इंडिया का एरिया बहुत वास्ट है, ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से भौगोलिक ऑफसेट है एरिया, ये बात तो सही है, लेकिन वो वहां क्या कह रहा है, डज नॉट, कौन सा सही नहीं है। दूसरा है फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इंडिया में बहुत सारी फिजिकल और कल्चरल क्या है, डाइवर्सिटी है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से कैसा जो है आधार है, एक प्रकार से ज्योग्राफिकल आधार है। रीजनल इनइक्वालिटी इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, सामाजिक आर्थिक विकास में क्षेत्रीय भिन्नता है, तो ये भी एक प्रकार से ज्योग्राफिकल ऑफसेट है। लेकिन डी जो है डिवीजन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी जो यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, इसका कोई आधार भौगोलिक आधार नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मेजरिंग द सक्सेस ऑफ चेंज इन इलेक्टोरल बाउंड्रीज बी यूज द कंसेप्ट ऑफ, यानी जब आप इलेक्टोरल बाउंड्री जो है, यानी जो निर्वाचन सीमा है उसमें परिवर्तन करते हैं, तो उसके लिए कौन सा टर्म प्रयोग करते हैं, कौन सा कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, माल अप्रोचमेंट, लेजिटिमेटेड पार्टिसिपेशन एंड नॉन लेजिटिमेटेड पार्टिसिपेशन। तो आपको बताना है कि जो आप इलेक्टोरल बाउंड्री को चेंज करते हैं तो कौन सा कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी, माल अप्रोचमेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला है among the following highlighted similarly between state and biological organism, ठीक है, ये एंड नहीं होगा, ये प्रकार से एज कह सकते हो, यानी किसने ये बताया था, ठीक है, ये हाईलाइट किया था कि जो स्टेट है, राज्य है, वो एक प्रकार से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, एक प्रकार से जैविकीय जीव है, यानी राज्य को किसने जीव कहा था। ऑप्शन है मैकेंडर, रेडजल, स्पाइकमैन, हार्टसोन, ठीक है, यानी हार्टसोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडजल महोदय, ठीक है। अगला है Who among the following is related to British school, यानी इस चारों विद्वानों में से आपको ये बताना है कि कौन ब्रिटिश से संबंधित थे, ब्रिटिश यानी ब्रिटिश जियोग्राफर थे। ऑप्शन है मैकेंडर, रेडजल, स्पाइकमैन, हार्टसोन। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका मैकेंडर। मैकेंडर का संबंध कहां से है, मैकेंडर का संबंध ब्रिटिश स्कूल से है, स्कूल ऑफ थॉट किससे है, ब्रिटिश से, ठीक है, ब्रिटेन के थे ये। तो अगला है Which of the following is not a characteristics of Middle East region, यानी जो आपका मध्य पूर्वी देश है, सऊदी अरेबिया वाला रीजन है, उसकी एक विशेषता नहीं है। आप लोग को ये चश्मा दिखना चाहिए, नाट वाला चश्मा। पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं रहती है कि रहती है, तो बिल्कुल बात सही है, पहला तो वही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आप लोग देखते हैं आए दिन सीरिया, ठीक है, आपका सीरिया हो गया, आपका जो है लेबनान हो गया, आपका पैलेस्टाइन हो गया, ठीक है, और आप देखते हैं एक तरफ आपका इराक और ईरान, इन सब में आपस में क्या रहता है, झगड़ा होता रहता है, तो एक प्रकार से वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता बरकरार है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा है एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वहां पर बहुत सारी आर्थिक असमानता पाई जाती है, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा है लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो आपका मिडिल ईस्ट है वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो है, तो ये बात क्या है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ लो नहीं है, बल्कि क्या है, राइट ज्यादा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर नाम की जो रिपोर्ट थी उसको किस संगठन ने पब्लिश किया था, ठीक है, तो इसको हम किस दूसरे नाम कमीशन के नाम से जानते हैं, ब्रटलैंड कमीशन के नाम से भी जानते हैं, और इसे कब पब्लिश किया गया था, 1987 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिस रिपोर्ट को हम ब्रटलैंड कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द टर्म जियोपॉलिटिक्स वाज कॉइन्ड बाय, यानी जो जियोपॉलिटिक्स शब्द था, ठीक है, भू राजनीति था, उसको किसने क्या किया था, कॉइन किया था। ऑप्शन है मैकिंडर ने, के जेलन ने, स्पुकमैन ने, हार्टसोन ने, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है केजलन। केजलन ने एक स्वीडिश भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने क्या किया था, ठीक है, इन्होंने ही ये जो जियोपॉलिटिक्स शब्द था इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला है हु पोर्ट्रेयल्स, ठीक है, एपिटोमाइज द रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी टू फॉरेन पॉलिसी, यानी किस विद्वान ने जो आपका राजनीतिक भूगोल है उसको फॉरेन पॉलिसी से यानी विदेश नीति से आपस में जोड़ा था। ऑप्शन है एडोल्फ हिटलर ने, विंस्टन चर्चिल ने, कार्ल हाउसहोफर ने, ईसा बोमेन ने। तो आपको बताना है कि किस विद्वान ने क्या किया था कि जो आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसको फॉरेन पॉलिसी से जोड़ा था। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका सी, कार्ल हाउसहोफर। अगला है द बुक पोलर जियोपॉलिटिक्स इज रिटन बाय हुम ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो पोलर जियोपॉलिटिक्स नाम की बुक थी उसको किसने लिखा था? ऑप्शन है रिचर्ड पॉवेल, आर.डी. दीक्षित, व्लादिमीर कोलोसबे, ठीक है, टेलर, पीजी एंड जॉनस्टन। तो आपको बताना है कि जो आपका पोलर जियोपॉलिटिक्स बुक है उसको किसने जो है रिटन किया था, उसको किसने लिखा था? तो पोलर जियोपॉलिटिक्स बुक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर क्या है? रिचर्ड पॉवेल। रिचर्ड पॉवेल ने कौन सी बुक लिखी? पोलर जियोपॉलिटिक्स। अगला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिप्रेजेंट ऑफ द फ्लो ऑफ फूड ग्रेन टू फूड डेफिसिट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसमें से कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो क्या किए हैं, जो फूड ग्रेन है यानी जो आपके अनाज हैं उसको क्या करते हैं, जो ये सब सरप्लस रीजन है तो ये किस कहाँ ट्रांसफर करते हैं? फूड डेफिसिट रीजन में, जहां पे क्या है खाने के लिए हमेशा क्या रहती है? कमी रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, नॉर्थ अमेरिका, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, टू जापान, रसिया एंड वेस्टर्न यूरोप। इसका राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्री इंपोर्ट ऑफ आयरन टू सस्टेन देयर डिमांड, यानी कौन से इसमें ग्रुप ऑफ कंट्री हैं जो देशों का समूह है जो आयरन को क्या करता है? इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, क्या करता है? इंपोर्ट करता है, आयात करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वेस्टर्न यूरोप, ब्राजील, कनाडा, जापान, वेस्टर्न यूरोप, यूएसए, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, मेक्सिको। तो राइट आंसर क्या है? बी, जापान, वेस्टर्न यूरोप एंड यूएसए। ये तीनों देश क्या करते हैं? आयरन का क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। अगला है इंडियन ओशन हैज लिटोरल एंड हिंटरलैंड कंट्री, यानी जो आपका हिंद महासागर है तो उसमें कितने जो है तटीय देश आते हैं और कितने क्या हैं? हिंटरलैंड आंतरिक देश आते हैं। ऑप्शन है 37-12, 36-12, 36-11, 37-11। इसका राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर, 36-11। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क, यानी जो आपका सार्क है, ठीक है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है और सार्क में कितने देश शामिल हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो जो सार्क है आपका, ठीक है, तो सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, मॉरिशस। अगला है वेयर वाज ओपेक फाउंडेड, यानी जो ओपेक है, ठीक है, ओपेक जो एक प्रकार से एक कार्टेल है, ठीक है, तो ये ओपेक है, तो ये ओपेक जब बनाया गया था तो वो कहां पे बनाया गया था? यही आपसे क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है, जो है कि ओपेक जो है वो कहां पे बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन है कतर, गैबोन, वेनेजुएला, बगदाद। तो आपको बताना है कि बनाया गया था वो कहां पे बनाया गया था। ये कार्टेल है एक प्रकार से जो क्या करता है, जो तेल बेचने वाली जो कंट्री है उनका एक क्या है? समूह है, ठीक है, क्या है? समूह है। तो इसका कहां बनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? डी, यानी कहां पे? बगदाद में। कहां पे बनाया गया था? बगदाद में, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो ओपेक का फाउंडर मेंबर नहीं है, यानी उसको जो उसके फाउंडेशन किया गया था तो उसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन है ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर, अंगोला, ठीक है। बाकी ये तीनों क्या हैं? फाउंडर मेंबर हैं। अगला है
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ओशियनिक ट्रेड रूट, यानी चारों में आपको बताना है कि दुनिया का जो इसमें चारों ऑप्शन में कि सबसे बिजिएस्ट यानी सबसे व्यस्त मार्ग कौन सा है, किसका, ट्रेड का, बिजनेस का। पनामा नहर, नॉर्थ अटलांटिक रूट, सुएज कैनाल, केप रूट। केप मतलब जो साउथ अफ्रीका के साउथ से होकर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, नॉर्थ अटलांटिक रूट, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक क्या करता है, दो विकसित राष्ट्र को, दो विकसित कंट्री जो है कॉन्टिनेंट को जोड़ता है। कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। अगला है कि इंडियन ओशन हैज बिकम द मिलिट्री बेस्ड बाय मेनी सुपर पावर, यानी जो हिंद महासागर है उसमें बहुत सारे देशों के नौसैनिक अड्डे हैं। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। आप देखेंगे डियागो गार्सिया है, वहां पर यूएसए का है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। आप हमनटोटा ले लीजिए जो है उसको लीज पे ले लिया है चाइना, म्यांमार में है चाइना का जो है एक नौसैनिक अड्डा, यानी बहुत सारे जगहों पर जो इंडियन ओशन है उसमें जो बड़ी बड़ी जो है महाशक्तियां हैं, सुपर पावर है, उन्होंने क्या कर लिया है, अपना सैनिक अड्डा बना लिया है। तो पहला पॉइंट सही है आपका है, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रांग जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स इन इंडियन ओशन एंड एडजेसेंट कंट्री, क्योंकि इंडियन ओशन में जो इंडियन ओशन से जुड़े हुए कंट्री हैं उनके बीच में क्या है, बहुत ही स्ट्रांग जो है क्या है आपका बेनिफिट है। ठीक है, बहुत ही जो उनके कंट्री हैं उनके साथ संबंध बनाने में लोगों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो बात क्या है, बिल्कुल सही है। इसमें ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए की क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। अगला है कि क्यूबा एंड यूएसए नियरर, ठीक है, टू ईच अदर इज जियोग्राफिकल स्पेस बट दे आर नॉट इन नेबरहुड। ठीक है, यानी जो अगर जियोग्राफिकल डिस्टेंस की बात किया जाए, भौगोलिक दूरी की बात किया जाए, तो भौगोलिक दूरी के मामले में क्यूबा और जो आपका यूएसए है दोनों बहुत ही क्या है, आपस में पास पास हैं, लेकिन ठीक है, बट दे आर नॉट फ्रेंडली नेबर, भले ही पास पास है भौगोलिक रूप से, लेकिन उन दोनों में किसी प्रकार का मित्रवत व्यवहार नहीं है। ठीक है, तो बात क्या है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है क्यों नहीं है, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिफरेंस इन पॉलिटिकल फिलॉसफी, क्योंकि दोनों की जो पॉलिटिकल राजनीतिक फिलॉसफी है उसमें क्या है, बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, तो बात क्या है, बिल्कुल सही है। इसलिए ए भी सही है, आर भी सही है, उसकी क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ये टोटल कितने थे, 38 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में बार बार क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं, इसलिए हमने उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ नए क्वेश्चन को भी हमने शामिल किया है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। जो भी आपकी क्वेश्चन बताया गया है बस आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है, बहुत ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पेशेंस के साथ क्या करना है, एग्जाम देना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बेस्ट ऑफ लक।